बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते की सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कन्फ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ है। अगर फुल फ्लैज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक कन्फ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं, वो वक्तन फवक्तन ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज्जती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज किसने किया लड़ाई का। लड़ाई का आगाज किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्ला खामनाई जो सरबराह है मजहबी नौयत के ईरान में, सुप्रीम लीडर है, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीजें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज्यादा तस्लीम कर दें, हालांकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे उन्हें भी अब जुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि यह बात बन गई थी कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे खत्म कर देगा और बाकी चीजें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस वक्त अमेरिकी ताकत खित्ते में कहां कहां जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा। यानी हमें एक दफा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नाजरीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहां लड़ाई चल रही है या जहां पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि समंदर कौन कौन से हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पे समंदर कौन कौन से हैं। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया, इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये तीन समुद्रों को आपने याद रखना है, 1, 2 और ये 3। और ये रेड सी है, ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में। रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद जरा यहां पे आप आ जाएं और आपको जरा क्लियर करके मैं दिखा देता हूं। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान। ये आबने हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है, ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं। तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी है, यहां से नीचे से ये आपको बाबे मंदब नजर आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जबूती के किनारे पे ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया, इसको आप कहते हैं बाबे मंदब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी, और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहां ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गजा भी वहीं पे है। अब आ गए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज कहां कहां पहुंच गए और किस किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाजों का जो अड्डा है वो यहां पे है। वो यहां पे इन्होंने बना लिया समंदर के अंदर, और यहां पे इन्होंने अपनी फौजी ताकत इकट्ठी कर ली है अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया यहां से इन्होंने कंट्रोल किया है। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहां पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहां पे इन्होंने पहुंचा दिया, यहां पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहां पहुंच गया। ये इसराइल की बैक साइड पे, यहां पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुंच गया। तो ये तीन तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज है, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं,
वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज्यादती की है। ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मजम्मत शुरू करो। तो हमें यह पता है कि जिस वक्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, क्योंकि बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहां से कुछ दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहां से पैसा लिया, यहां पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज्यादा चढ़ गया है क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहां पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती है। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की है। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो में। तो नादरीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत इस वक्त क्या है और मशरिक वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीजों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में एक हफ्ता बाकी है। देखें, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाजत के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाजत ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया एक हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो, यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिकी सदर को अब ये इजाजत लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं, तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में यह करना है, तो यह भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इसराइली वजीर दिफा का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अमेरिका की इजाजत मिलते ही खामनाई के पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे। आयतुल्लाह खामनाई किस हालत में है इस वक्त? आयतुल्लाह अली खामनाई तो शहीद हो गए हैं, जो मुज्तबा खामनाई है वो किस हालत में है ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने अगर हमें कहा, यह वजीर दिफा है इसराइल का, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में हम धकेल देंगे और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के पूरे खानदान को इस मर्तबा खत्म कर देंगे। हालांकि पहले ही यह खानदान आधा कत्ल हो चुका है, ज्यादातर लोग इस खानदान के जो मुज्तबा खामनाई से जुड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे उनमें मुज्तबा खामनाई है, उनकी अपनी सूरत क्या है इस पे मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जो एक रिपोर्ट मुज्तबा खामनाई की सेहत के हवाले से आई, ये ईरान में से जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है, ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है कि सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी है मगर होश में है। कासिदों के जरिए से वो पैगाम रसानी भी उनकी जारी है। ये ईरानी मीडिया को या ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है और अमरीकी इदारे में कोट किया गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ज़हनी तौर पे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और मजबूत हैं और बाखबर हैं, लेकिन मुल्क के अहम फैसले अमनन पासदारान इनकलाब के आला कमांडरों के एक ग्रुप के जरिए किए जा रहे हैं। हाँ, यह है कि वो अपनी पैगामात जो है वो पहुंचाते रहते हैं। वो एक बड़ी महफूज जगह पे मौजूद हैं। जो फिजाई हमला किया गया था उसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे और अभी तक वो तिब्बी टीम की निगरानी में है। वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाए, और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा। और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं।
इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, अब पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला है इसमें अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख जाया करना या किसी ऑर्गन को जाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज्यादती है। और इस चीज को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं अभी। नंबर 1 तो यह है कि 40 से ज्यादा मुमताज आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानिश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक खत लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर खत लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के खानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज्यादा लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमात है और इनकी खिदमात का एतराफ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेजी से इमरान खान के लिए आवाज उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज उठा दी बड़े जोरदार तरीके से और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज उठाई और उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इंप्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जेनेवा आफ्टर एन ओवरसीज पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। तो ये 2 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है।
नादरीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर